डिक्टेशन के 160 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में पारित एक प्रस्ताव में जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता प्रकट की गई है, वहीं एक अन्य प्रस्ताव में स्वदेशी और विदेशी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए हो रहे सांस्कृतिक आक्रमण पर चिंता प्रकट की है। कार्यकारी मंडल ने अपने प्रस्ताव में भारत सरकार से कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय के दूसरे लोगों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि देश के विभाजन के समय उसके बाद भी उनके हितों की रक्षा करने का भारत सरकार वचन दे चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संस्था है और राजनीति से उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वह हिंदुओं को संगठित करती है, उनके हितों की रक्षा की ओर समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार उसकी इस अपेक्षा को पूरा कर पाएगी, इसमें संदेह है। जो सरकार अपने देश में हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रही है, वह बांग्लादेश में हिंदुओं को बचा पाएगी, इसमें संदेह है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंककारियों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं को खदेड़ दिया। लाखों की संख्या में लोग अपने ही देश में शरणार्थियों जैसा जीवन बिताने को विवश हैं। भारत सरकार अब तक उन्हें अपने घरों को वापस भेजने की व्यवस्था नहीं कर पाई है और ना ही कश्मीर घाटी में आतंकवाद को समाप्त करने में उसे सफलता मिल पाई है। ऐसी दशा में बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा वह कर पाएगी, इसमें संदेह है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति सरकार पूरी तरह उदासीन है। वह इतना भी नहीं समझ पा रही है कि यदि बड़ी संख्या में वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ तो उन्हें भारत में शरण देने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार पर ही आने वाली है। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों की घुसपैठ भारत में होती रही है और वे देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से रह रहे हैं। लाखों की संख्या में ऐसे लोगों ने मतदाता सूचियों में नाम लिखवा लिए हैं और भारत के नागरिक बन गए हैं। उन्हें पहचान कर वापस भेजने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थियों को भी भारत सरकार को झेलना पड़ सकता है। प्रस्ताव में चकमा शरणार्थी की वापसी में आ रही बाधाओं का भी जिक्र किया गया है। चकमा शरणार्थियों की त्रिपुरा के शिविरों से वापसी का सिलसिला बांग्लादेश की सरकार से लंबी वार्ता के बाद बड़ी मुश्किल से शुरू हो सका था। इन शरणार्थियों के भरण पोषण पर भारी धनराशि भारत सरकार को खर्च करनी पड़ रही है। करीब 60,000 चकमा शरणार्थी त्रिपुरा के शिविरों में रह रहे हैं। इन्हें वर्षों पहले बांग्लादेश से खदेड़ दिया गया था और इनकी संपत्ति और जमीनें वहां के सेना के अधिकारियों द्वारा प्रभावशाली लोगों को आवंटित कर दी गईं। वार्ता में यह तय हुआ था कि चकमा शरणार्थी सम्मानपूर्वक बांग्लादेश लौट सकें, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई कारगर प्रयास नहीं हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए आर्थिक विकास का दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाने का विचार स्वागत योग्य है। इस बारे में संजीदगी से विचार करने की आवश्यकता काफ़ी समय पहले ही महसूस होनी चाहिए थी। यह दावा किया जा सकता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियां पहले से कम हैं और बहुत से क्षेत्र जो पहले उग्रवादियों की हिंसा से त्रस्त थे अब सामान्य स्थिति की ओर बढ़ चले हैं। तथापि समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है और ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है कि सामान्य प्रतीत होने वाले अंचल पुनः अशांति के शिकार हो गए। यह तो माना ही नहीं जा सकता है। असम में समस्या खत्म हो गई है, वहां से आए दिन हत्याओं और अन्य वारदातें की खबरें आती हैं। कुछ जिलों में उल्फा और कुछ अन्य में बोरो उग्रवादी लगातार सक्रिय हैं। अभी कुछ समय पूर्व 9 पुलिस वालों को मारे जाने की खबर आई थी। इन हालात में वहां के अर्थतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा है। वहां कार्यरत कंपनियां अपहरण और फिरौती की मांग की घटनाओं से परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र से और सुरक्षा बलों को भेजने की मांग की है। इस पृष्ठभूमि में आर्थिक विकास के दीर्घकालीन कार्यक्रम पर विचार किया जाना एक सकारात्मक बात है। इससे यह भी ध्वनित होता है कि उग्रवाद की समस्या को मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या मानकर चलना ठीक नहीं है। समस्या के बुनियादी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़ेपन को दूर करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 3 कार्यदल बनाए हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर विकास की कार्यनीति बनाए जाने की संभावना है।
इन कार्य दलों का जिम्मा वित्त मंत्री, गृह मंत्री और वाणिज्य मंत्री जैसे वरिष्ठ मंत्रियों को दिया जाना इस मामले में केंद्र सरकार की संजीदगी को दर्शाता है। यह निर्विवाद है कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास अपेक्षित गति से नहीं हुआ है। एक तो उनके दुर्गम और दूसरे छोटे छोटे राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र में बटे होने ने भी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। छोटे छोटे राज्यों में बटे होने के कारण राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार से संसाधनों के आवंटन के लिए ज़्यादा दबाव वे नहीं डाल पाते हैं। यह एक विडंबना है कि एक ओर उनकी क्षेत्रीय अथवा जनजातियों के समूह के रूप में विशिष्ट पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए छोटे राज्यों की स्थापना को जरूरी समझा गया, लेकिन दूसरी ओर समूचे पूर्वोत्तर को एक ही दृष्टि से देखा जाता है और एक जैसी समस्याओं से ग्रस्त समझा जाता है। जरूरत इस बात की है कि उन राज्यों की अपनी खास समस्याओं को समझा जाए और तदनुरूप कदम उठाए जाए। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ के लोग उपेक्षित और मुख्य धारा से कटा हुआ क्यों महसूस करते हैं। ज़्यादातर राज्यों में शेष देश से थल संपर्क के लिए एक ही राजमार्ग है, वह भी कई बार प्राकृतिक कारणों या उग्रवादियों की चुनौती के कारण कट जाता है। रेल सुविधाएं बहुत कम हैं, हालांकि गत दशकों के दौरान उनका विस्तार हुआ है, किंतु वह नाकाफी हैं। संसद का वर्षाकालीन सत्र जो आज आरंभ हो रहा है कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होगा और उसके हंगामी होने की भी पूरी संभावना है। हालांकि पीवी नरसिंह राव की सरकार ने लोकसभा में इन प्रकार अपना बहुमत बना लिया है, लेकिन राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार व देश की नई आर्थिक नीतियों के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों के संबंध में सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। प्रतिभूति घोटाले के मामले में संसदीय जांच समिति के प्रतिवेदन पर जो कुछ कार्यवाही सरकार ने अब तक की है उसकी रिपोर्ट पर संसद में विचार होना निश्चित है और सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे वह राजनीतिक हो या प्रशासनिक सरकार कितनी ईमानदारी से कार्यवाही करती है इसकी भी परीक्षा होगी। यदि सरकार ने ऐसे गंभीर घोटाले के संबंध में दलीय हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला किया तो फिर प्रधानमंत्री का बार बार दोहराया गया यह वायदा कि वे बहुमत प्राप्त होने के बावजूद आम सहमति के आधार पर शासन संचालन करेंगे खोखला सिद्ध होगा। घोटाले के संबंध में समिति द्वारा दोषी पाए गए राजनेताओं के खिलाफ यदि कार्यवाही करने में सरकार ने संकोच किया तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने के उसके आश्वासनों की पोल तो खुलेगी ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसद की सर्वोच्चता पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। भ्रष्टाचार के मामलों में बहुमत से फैसले लेने की गलत परंपराएं पिछले वर्षों में पड़ी हैं और पूरी व्यवस्था को ही उनका खामियाजा उठाना पड़ा है। इस गलत और दोषपूर्ण परंपरा को किस हद तक सरकार रोक पाएगी उसी पर प्रधानमंत्री ने आश्वासनों और लोकतंत्र व संसद की सर्वोच्चता के संबंध में उसकी प्रतिबद्धता में लोगों को विश्वास पैदा होगा। वर्षाकालीन सत्र में चीनी घोटाले और उसमें राजनेताओं व प्रशासनिक तंत्र की भूमिका पर भी विचार विमर्श अवश्य होगा। चीनी घोटाले की अहमियत को कम करने की दिशा में सरकार ने इसकी प्रशासनिक जांच के आदेश अवश्य दिए हैं, लेकिन ऐसी जांच तो केवल अनौपचारिक ही मानी जा सकती है। ऐसा लगता है कि सरकार इस घोटाले को जितना गंभीर मुद्दा मानना चाहिए उतना मानने को तैयार नहीं है। खाद्य राज्य मंत्री ने पिछले दिनों जैसे बयान दिए हैं उनसे लगता है कि सरकार की नीति इस बड़े घोटाले पर लीपापोती करने की है। वास्तव में प्रतिभूति घोटाला और चीनी घोटाला सरकार की नीयत, ईमानदारी और संसदीय व्यवस्था के प्रति उसकी निष्ठा और आस्था के लिए परीक्षा की घड़ी होगा। सरकार इस परीक्षा में कितनी खरी उतरती है उस पर ही नरसिंह राव सरकार की विश्वसनीयता में लोगों का विश्वास पैदा होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष राजनीतिक दृष्टि से बिखरा नजर आता है और विपक्ष की बड़ी संख्या के बावजूद वह सरकार पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। यह भी अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है। संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा में निरंतर ह्रास हुआ है और सरकार केवल संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसद का सत्र आहूत करती है। यह बात पक्ष विपक्ष और आम लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। संसद के महत्व को कम करने की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चालू है और आज भी उसमें कोई परिवर्तन आया हो ऐसा नहीं लगता। पश्चिम बंगाल के पंचायत व स्वायत्त शासी संस्थाओं
के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लाल कृष्ण आडवाणी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के मार्च की शुरुआत बताया है। पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में भाजपा को जितनी भी सफलता मिली है उस पर पार्टी नेतृत्व का प्रसन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन जिन राज्यों में पार्टी मजबूत थी और 6 महीने पूर्व तक सत्ता में थी उनमें संगठनात्मक चुनावों को लेकर जो तीव्र मतभेद और गुटबाजी सामने आई है वह पार्टी नेतृत्व के लिए ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। पार्टी संगठन को उन राज्यों में जहां उसका प्रभाव नगण्य था उसमें पार्टी को मजबूत करने के उत्साह में यदि हिंदी भाषी 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में पार्टी की आंतरिक कलह और गुटबंदी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पार्टी निश्चित रूप से कमजोर होगी। संगठनात्मक चुनावों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जैसे झगड़े, मतभेद और गुटबंदी सामने आई है वह उस पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा सकते जो इन 4 राज्यों में ही नहीं केंद्र में भी सत्तारूढ़ होने के स्वप्न देख रही हो। पार्टी के आंतरिक मामलों में मतभेद हों, मूल प्रश्न और नीतियों के संबंध में बहस हो, यह तो पार्टी के लोकतांत्रिक स्वरूप को और अधिक मजबूत करने वाले हो सकते हैं, लेकिन पद लिप्सा के लिए सामान्य अनुशासन का उल्लंघन पार्टी को आंतरिक दृष्टि से कमजोर ही करेगा। सहमति के आधार पर शीर्ष पदों के सर्वसम्मत चुनावों का दिखावा पार्टी को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करेगा। पार्टी के संगठनात्मक चुनावों में जैसे मतभेद, विवाद और कहीं कहीं तो पार्टी कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़े लोकतंत्र के संकेत नहीं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में नीतिगत मतभेद नई बात नहीं है और जनता से उन मतभेदों को बहुत लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। जिन राज्यों में भाजपा दिसंबर के मध्य तक सत्ता में थी वहां भी पद लिप्सा के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बहुत स्पष्ट थी। किसी भी राजनीतिक पार्टी का यह पहला दायित्व होना चाहिए कि वे पार्टी के सरकार के कामकाज पर निगाह रखें, चुनाव घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए सरकार पर दबाव डालती रहे और अपनी सरकार के कामकाज पर आत्म अवलोकन करती रहे। तभी पार्टी जन आकांक्षाओं के अनुरूप बन सकती है और उसका जनाधार व्यापक हो सकता है। पार्टी नेतृत्व का यह दायित्व है कि वह पार्टी में अनुशासन कायम रखने के साथ साथ गुटबाजी से ऊपर उठे और बुनियादी आदर्शों पर ईमानदारी से अमल करे। देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या काफ़ी है, 2 पार्टी व्यवस्था बनने की कोई संभावना नजर नहीं आती। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में जो प्रदर्शन किया था उसे बनाए रखने या अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे गंभीर प्रयास करने होंगे। संसद में पार्टी का प्रदर्शन ही सब कुछ नहीं है, उसे अपने आधार को व्यापक बनाना होगा। एक पार्टी की कमजोरियों को उजागर करना दूसरी पार्टी का काम हो सकता है, लेकिन ऐसा करते समय उसे यह भी देखना होगा कि जिन बुराइयों की वह आलोचना करती रही है कहीं वे ही बुराइयां उसमें घर ना कर जाए। स्टॉप। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और शॉर्टहैंड की तैयारी कर रहे अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपकी शॉर्टहैंड स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप हमारे एडवांस आउटलाइन के साथ डिक्टेशन को परचेज कर सकते हैं।